नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड स्टडी प्लान में। दोस्तों, ये हमारे चैनल के माध्यम से आपको बीएड से संबंधित समस्त जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम एक पाठ योजना लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है मैं कवि कैसे बना। दोस्तों, यह पाठ योजना हिंदी की पाठ्यपुस्तक मंजरी से लिया गया है और यह कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत हम फॉर्मेट के अनुसार करते हैं। तो सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखेंगे, जैसा कि आप जानते ही होंगे, और संख्या जो है अपनी फाइल के अनुसार लिखेंगे। इसके बाद में विद्यालय का नाम, जहाँ पर आप शिक्षण के लिए जाएंगे, अपने महाविद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे, नहीं अपने विश्वविद्यालय का नाम। इसके बाद में इस प्रकार के ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। तो कक्षा 7 के लिए यह पाठ योजना बनाई गई है। विषय में हिंदी गद्य और अवधि में 35 मिनट या 40 मिनट, जो भी आप लिखना चाहें। और बाकी की सूचना जैसे कि दिनांक, वर्ग और चक्र आप अपने अनुसार लिख ही लेंगे। इसके बाद में प्रकरण लिखेंगे कि मैं कवि कैसे बना। इसके बाद में हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो किसी भी विषय के लिए सभी पाठ्य योजनाओं में कॉमन ही लिखे जाते हैं। तो यदि आप लिखना चाहें तो 4 या 5 पाठ्य योजनाओं तक लिखें। उसके बाद में सामान्य उद्देश्य की हेडिंग डालने के बाद में पूर्वत लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला उद्देश्य देखिए यहाँ पर, छात्रों में शुद्ध वाचन का विकास करना। दूसरा है छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। चौथा है छात्रों में आत्मकथा के माध्यम से रचनात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। पांचवा है भाषा एवं साहित्य में रुचि उत्पन्न करना। छठा है छात्रों में सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करना। अगला है छात्रों में सुंदर भावों एवं विचारों द्वारा चरित्र निर्माण करना। तो ये हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य। इसके बाद में विशिष्ट उद्देश्य की हेडिंग लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि ज्ञानात्मक। तो जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो प्रकरण के अनुसार बदलते रहते हैं। तो आज का जो हमारा प्रकरण है उसी के अनुसार में विशिष्ट उद्देश्य भी लिखे जाएंगे। तो पहला देखिए, छात्रों को मैं कवि कैसे बना पाठ में वर्णित विषय वस्तु के विषय में ज्ञान प्रदान करना। दूसरा है बोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि यथास्थान शब्दों का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। चौथा है कौशलात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि गद्य खंड के शुद्ध उच्चारण हेतु वाचन की कुशलता उत्पन्न करना। अगला है रुचियात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्रों को प्रस्तुत पाठ से संबंधित अन्य विशेषताओं को प्राप्त करने की रुचि उत्पन्न करना। तो ये हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद में शिक्षण विधि की हेडिंग लिखेंगे। तो इसमें वाचन विधि, प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री में कक्षा कक्ष उपकरण व चार्ट पर लिखी हुई कविता की कुछ पंक्तियाँ। तो ये हो जाएंगी सहायक सामग्रियाँ। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि सभी छात्र कवि से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में प्रस्तावना की हेडिंग लिखेंगे, जो कि हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। और इसी के अनुसार इसी में हम समस्यात्मक प्रश्न बनाते हैं और उसी के अनुसार उद्देश्य कथन के बाद में पूरी पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न में 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो आप अपने अनुसार यहाँ पर परिवर्तन कर लेंगे। पहला प्रश्न देखिए कि चार्ट पर लिखी हुई पंक्तियों को क्या कहते हैं। तो जो चार्ट आप दिखाएंगे उसी के अनुसार में पूछेंगे तो छात्र उत्तर देंगे कि कविता कहेंगे। दूसरा है कि कविता कहने वाले को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कवि कहते हैं। तीसरा है कि कवि कैसे बनते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी में वर्णित श्री गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा रचित मैं कवि कैसे बना नामक आत्मकथा का अध्ययन करेंगे। तो ये अनुवृत्ति प्रथम है। तो ये जो पाठ है इसको चाहे तो अपने जो फाइल है उसके बाएं तरफ जो सादा पेज होता है उस पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वह कुछ देर सोचते रहे, फिर एकाएक मेरा भविष्य। तो जहाँ से भी पाठ्यवस्तु संकेत लेंगे तो यहाँ पर उसको वर्णित करेंगे, वह भी, और यहाँ भाइयों है, बीच में डैश डैश लगा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उसमें 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रियाएं भी लिख सकते हैं। तो शिक्षण बिंदु में पहला है आदर्श वाचन। तो यहाँ पर लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा आरोह, अवरोह, यति, गति आदि विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। और यहाँ लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, यानी कि सुनेंगे। इसके बाद अनुकरण वाचन की हेडिंग लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा। और यहाँ लिखेंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। इसके बाद में अगली हेडिंग हम संक्षिप्त व्याख्या की लिखेंगे। तो इसमें शब्द, अर्थ, युक्ति और प्रयोग। तो क्या है, पहला खुशामद। खुशामद का अर्थ हो जाएगा चापलूसी। दूसरा है पावस। पावस का अर्थ हो जाएगा वर्षा ऋतु। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो पा उपसर्ग लग जाएगा। आर्द्रता। आर्द्रता का अर्थ हो जाएगा नमी। विलोम शब्द हो जाएगा सूखा। तीसरा है तड़ाक। तड़ाक का अर्थ होता है तुरंत।
निराश का अर्थ होता है दुखी, विलोम हो जाएगा खुश। यहाँ पर लिखेंगे कि छात्र समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फिर अगली हेडिंग में कि लेखन कार्य एवं निरीक्षण कार्य। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि सभी छात्र लिखेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग हम बोध प्रश्न की लिखेंगे। तो यहाँ पहला देखिए कि लेखक के मन में कविताएं सुनाने की इच्छा क्यों होने लगी। तो पाठ के अनुसार आप यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। दूसरा है कक्षा अध्यापक द्वारा नुमाइश में नाम भेजने पर बालक गोपाल प्रसाद को धक्का क्यों लगा। तो इसका भी उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे। अगली हेडिंग मौन वाचन की लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को मौन वाचन कराया जाएगा और यहाँ पर सभी लिखेंगे कि सभी छात्र मौन वाचन करेंगे। इसके बाद में विचार विश्लेषण के प्रश्न। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पर लिखा हुआ है सभी छात्र उत्तर देंगे। तो आप ये भी लिख सकते हैं या आप अपने अनुसार यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर भी लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए कि गोपाल दास का भविष्य किसकी आंखों में दिखाई पड़ा। दूसरा देखिए कक्षा अध्यापक ने कितनी बार कितनी तुकें बनाने को कहा। तो यहाँ पर प्रथम अनुवृत्ति जो है पाठ योजना की वो समाप्त हो गई। अब यहाँ से द्वितीय अनुवृत्ति प्रारंभ होगी। तो द्वितीय अनुवृत्ति में कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखा जाएगा, तो इस बात को हम पाठ वस्तु संकेत में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए समस्या दी गई से लेकर समस्या पूर्ति कर डाली गई। तो इसके बाद में पुनः उसी प्रकार से कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो इसमें पुनः वही आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और लिखेंगे। तो इसमें आदर्श वाचन में क्या लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा आरोह अवरोह यति गति विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन पुनः किया जाएगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे और यहाँ पर छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा तथा छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। तो ये बिल्कुल सेम ऊपर के जैसा कि पहली अनुवृत्ति में लिखा गया था उसी प्रकार से लिखेंगे। विस्तृत व्याख्या में शब्द अर्थ युक्ति प्रयोग में पहला शब्द है फौरन। फौरन का अर्थ होता है तुरंत, समानार्थी शब्द हो जाएगा शीघ्र। दूसरा शब्द है संदूक, इसका अर्थ हो जाएगा बॉक्स, समानार्थी शब्द हो जाएगा पेटी। अगला शब्द है दाहिनी, अर्थ हो जाएगा दायां, विलोम शब्द हो जाएगा बायां। यहाँ लिखेंगे कि छात्र समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद पुनः लेखन एवं निरीक्षण कार्य में तो यहाँ लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा और यहाँ पर सभी छात्र लिखेंगे। बोध प्रश्न की हेडिंग में गोपाल दास ने किस शब्द को पकड़ा, तो बराबर शब्द को पकड़ा। दूसरा है गोपाल दास ने क्या लिखकर समस्या पूर्ति की, तो ऊपर है लिखकर समस्या पूर्ति की। फिर अगली हेडिंग हम मौन वाचन की लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को मौन वाचन का निर्देश दिया जाएगा और यहाँ लिखेंगे कि सभी छात्र मौन वाचन करेंगे। फिर अगला है विचार विश्लेषण के प्रश्न। तो इसमें पहला है लेखक के क्लास मॉनिटर का क्या नाम था। तो यहाँ पर आप उत्तर भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं कि छात्र उत्तर देंगे। दूसरा है कि बालक गोपाल दास की समस्या पूर्ति सुनकर श्रोताओं के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इसके बारे में उत्तर भी लिख सकते हैं और साथ में या तो यही लिख सकते हैं कि छात्र उत्तर देंगे। पुनः वाचन में लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा दोनों अनुवृत्तियों का पुनः वाचन किया जाएगा और यहाँ छात्रपूर्वक जब जो छात्र अध्यापक है या छात्र अध्यापक पुनः वाचन करेंगे तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद में पुनरावृत्ति के प्रश्न में तो पहला देखिए कक्षा अध्यापक ने अपने छात्र को कविता सुनाने के लिए क्या गुण सिखाए। दूसरा है गद्यांश के शीर्षक का नाम बताइए और तीसरा है गद्यांश के लेखक का क्या नाम है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो प्रायः मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, तो इनका उत्तर जो है विद्यार्थी मौखिक रूप से ही देंगे। उसके बाद जो सबसे पाठ योजना का सबसे अंतिम बिंदु गृह कार्य, तो इसमें लिखेंगे कि कल सभी छात्र शब्दार्थ याद करके आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पाठ योजना हमारी कंप्लीट होती है। आपको वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर पाठ योजना बनाने में कोई समस्या आ रही है, उसके बारे में कोई प्रश्न है तो उसको भी कमेंट में जरूर पूछिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में ये भी बताएं कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।